हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके एक इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये सीरीज़ जो हमारी चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इट इज़ बेसिकली फॉर दी पंजाब मास्टर कैडर, जिसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपकी बॉटनी जूलॉजी बोथ है, यानी कि हमने यहाँ पर कवर किया है आपका बायोलॉजी। तो बेसिकली बायोलॉजी में आपकी दो ब्रांचेज हैं, दैट इज़ बॉटनी एंड योर जूलॉजी। तो दोनों के लिए आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या उसके अंदर कंसेप्ट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। ऑडियो वीडियो दोनों एकदम क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। अगर आपको ये जो आपका पीडीएफ है, इफ़ यू पीपल वांट दिस इन अ फ्री पीडीएफ मटेरियल के फॉर्म में, तो आपको इस सेशन की फ्री पीडीएफ अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और जिसका लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारे के सारे सेशंस जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, इट्स नॉट रिकॉर्डेड बट इट्स इन द पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा, राइट? ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन भी है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू पीपल आर प्लानिंग टू गेट एनरोल्ड इनटू सम काइंड ऑफ कोचिंग्स और सम काइंड ऑफ क्रैश कोर्सेज और कोर्सेज, ठीक है, तो आप सारी की सारी चीज़ें ज्ञानम पंजाब पर अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका भी नंबर दिया गया है, या फिर आप जो है स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई देगा, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी नंबर दिया गया है, आप उस पर डेफिनेटली कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप जो है डायरेक्टली हमसे जुड़ भी सकते हैं। डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं इनटू दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर चीज़ का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, राइट? चलिए, सो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरएनए? इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो आरएनए का नहीं है, नॉट द फंक्शन ऑफ। तो आरएनए क्या है आपका? राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइट? और आरएनए को हम किसके अंदर डालते हैं? इसको हम इंक्लूड करते हैं इनटू दी न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपका आरएनए जो है इट इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज आरएनए एंड डीएनए, ये आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करता है, राइट? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि फंक्शन नहीं है। अगर हम आरएनए का फंक्शन देखें तो वो आपका बेसिकली काम करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ज़्यादातर वो आपके जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है। आरएनए जो होता है वो हमारा बेसिकली मैसेंजर का काम करता है ना, यानी कि मैसेजेस लेकर आता है। ज़्यादातर आप देखोगे इन्वॉल्वमेंट आरएनए की वो कहाँ पर है, जैसे अगर हम सेंट्रल डॉगमा यहाँ पर बनाएं तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से बनती हैं आपकी प्रोटीन्स, है ना। तो अब क्या होता है ये जो आपकी आरएनए से प्रोटीन बनती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए जो होता है वो आपका मैसेजेस लेकर आता है। इसी के अंदर ये आपके एंजाइम का काम भी करता है, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। तो आरएनए से बने हुए एंजाइम का नाम क्या है? राइबोजाइम है, जो कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या ये अडेप्टर या मॉडिफायर है या नहीं है। अब आप ये देखो कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, या ये किसी चीज़ को अडेप्ट करता है या नहीं करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर नॉट अ फंक्शन, नहीं है आरएनए का फंक्शन। तो यहाँ से तो आपकी दो चीज़ें क्लियर हो जाती है कि मैसेंजर और कैटलिस्ट तो वो है। अब आपका जो ऑप्शन बचता है वो है आपका अडेप्टर या मॉडिफायर। इसी तरीके से अगर आप अदर फीचर्स को भी इसके इंक्लूड कर दो तो आपके पास इसका एक प्रॉपर जो आंसर है वो अवेलेबल हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर option number D, that is it is not a modifier. So it can be adapter, क्योंकि चीजों को अडेप्ट करता है, मॉलिक्यूल्स को पिक करता है, अमाइनो एसिड्स को पिक करता है। इट विल नॉट बिहेव एज अ मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब होता है किसी भी चीज को मॉडिफाई करना खुद से, तो इसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं होती है, इंफॉर्मेशन है लेकिन अडेप्टर भी है, अमाइनो एसिड्स को पिक करता है। और कुछ केसेस के अंदर ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल जो मैंने आपको पीछे भी बताया दैट इज कॉल्ड एज योर
राइबोजाइम, ये उसकी तरह भी बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जिसपे आपका जो आरएनए है वो फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स अ नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं आप, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा बॉन्ड होता है जो आपका नाइट्रोजन और आपकी पेंटोज शुगर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो पहले तो आप ये देखो कि ये दोनों आपके बनाते क्या हैं, ठीक है, दोनों क्या बनाते हैं, आपका बैकबोन बनाते हैं, राइट, दे बेसिकली फॉर्म द बैकबोन ऑफ योर डीएनए। शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो आपका क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डीएनए। और नाइट्रोजिनस जो होते हैं आपके कंपाउंड्स, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, वो बीच में आप कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर जैसे ये है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो आपके इंटरनल डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो ये दो चीजें हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ABCD। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी दी बॉन्ड, ठीक है, तो दिस इज योर डीएनए, राइट, और ये जो मैं ये बना रही हूं आपका दिस वन, दिस इज द बैकबोन जो कि आपकी पेंटोज शुगर और आपके फॉस्फेट से बनी होती है। यहां पर आपके नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, तो ये ऐसे आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इन नाइट्रोजन के अंदर और शुगर फॉस्फेट के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है, फॉस्फेट, एस्टर, पेप्टाइड या फिर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ABCD। टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहले तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप उसका आंसर करें तो बेटर है आपके लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो इट इज बेसिकली लिंक्ड विद द ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और फॉस्फेट बॉन्ड कहाँ होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आपको बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, सो यू हैव टू कमेंट द आंसर। जो भी आप सेशन देख रहे हैं, आपका फॉस्फेट बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है वो जरूर बताना मुझे। तो नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो पेंटोज शुगर से जुड़ा होता है बाय द एन ग्लाइकोसिडिक, जिसकी वजह से न्यूक्लियोसाइड बनता है आपका, ठीक है। तो प्यूरिन और आपके पिरिमिडीन्स जो होते हैं उनके बीच में लिंकेज होती है और हमेशा ग्लाइकोसिडिक होती है। तो ये प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल बिट फॉर एवरीवन। जो डीएनए है इट इज मेड अप ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ये। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं, अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्पोजिशन की बात करें कि ये किससे बना होता है, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो नाइट्रोजन का बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और एक इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी कॉम्पोजिशन। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, ये आपके दो तरह के प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स, राइट, और एक होते हैं हमारे पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, राइट। तो प्यूरिन्स में आते हैं आपके एडेनिन एंड ग्वानिन और पिरिमिडीन्स के अंदर आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। तो एक प्यूरिन होता है और एक प्यूरिन के सामने हमेशा एक पिरिमिडीन होता है, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। इसीलिए ए के ऑपोजिट हमेशा टी, टी के ऑपोजिट हमेशा ए, जी के ऑपोजिट सी, सी के ऑपोजिट जी। और इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ए डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर किसी के पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट ना हो, ठीक है, अगर ये फॉस्फेट नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन और शुगर ही प्रेजेंट हो, तब हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, जिनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये आपसे पूछा गया था, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What are the differences in the specific regions of DNA sequences called during the DNA fingerprinting? तो जब हम DNA fingerprinting करते हैं तो उसके बीच में ऐसे कौन से differences होते हैं specific regions में, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिपीटेटिव DNA, सैटेलाइट DNA या हिस्टोन DNA? क्या होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंसेस? क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्या बोलते हैं उन डिफरेंसेस को जो स्पेसिफिक रीजन्स में मिलते हैं आपको डीएनए सीक्वेंस के? डीएनए सीक्वेंस है, उनके बीच में स्पेसिफिक रीजन्स होंगे जिसमें आपको डिफरेंस बनेंगे ड्यूरिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए या हिस्टोन डीएनए? थिंक अबाउट दिस क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में जो है उनका आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको इनकी क्लैरिफिकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ए, बी, सी या फिर डी? चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी। तो इसमें क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिफरेंसेस होते हैं स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर। स्पेसिफिक रीजन का मतलब होता है पर्टिकुलर रीजन आपके पूरे डीएनए के सीक्वेंस में होगा जहां पर आपको डिफरेंसेस छोटे छोटे जो है वो डिफरेंस दिखाई देंगे, जिनको हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। इस पार्ट के अंदर क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए में एक छोटा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का जो बहुत बार रिपीट हुआ होता है, तो डिफरेंस होता है उसके बीच में। अब ये जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें अलग किया जा सकता है बल्क ऑफ द जीनोमिक डीएनए। बल्क जीनोमिक डीएनए का मतलब होता है कि आपका डीएनए बहुत बड़ा होता है, उसमें से अगर आपको रिपीटेटिव डीएनए को निकालना पड़े तो यू कैन रिमूव इट। तो कैसे होते हैं? हम इसमें पीक्स को ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट आपकी सेंट्रीफिकेशन। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, तो ऑब्वियसली उसमें डेंसिटी का डिफरेंस आता है जिसके बेस पर हम मेजर करते हैं और पीक्स में से हम उन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज योर रिपीटेटिव डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कॉटन क्या है? क्लोन्ड प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट है या म्यूटेटेड प्लांट है? तो पहले तो बीटी को डिफरेंस करो। बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन में, कॉटन तो ऑब्वियसली आपकी क्रॉप है, पर बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी स्टैंड्स फॉर बेसिलस थेरेंजेनेसिस। इट स्टैंड्स फॉर बेसिलस थेरेंजेनेसिस, ठीक है, इसको हम बीटी कहते हैं। अब ये क्या होता है? ये ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके इंसेक्ट्स की गट में जाकर उसे किल कर सकता है, ठीक है, इसे किल कर देता है। तो अगर आपको क्रॉप्स ऐसी प्रोड्यूस करनी है जिसके अंदर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स ना हो, एज अ इंसेक्टिसाइड ये आपका काम करेगा, ठीक है, एज इंसेक्टिसाइड्स इट विल वर्क बीटी कॉटन। और ये आपकी क्रॉप के अंदर रेजिस्टेंस लेकर आता है टू दी पैथोजेंस, तो पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है ये क्रॉप्स के अंदर। तो हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट जो है वो ना आए, जिसकी वजह से मेरी क्रॉप जो है वो डैमेज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्रॉप को डैमेज होने से बचाता है आपका इस तरीके का प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या बना? बीटी कॉटन क्लोन्ड बना। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, जब आप किसी चीज की निकालते हो दैट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब एग्जैक्ट कॉपी निकालना। ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जब आप जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट है उसके अंदर जब आप फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देते हो। फॉरेन डीएनए जब आप इंसर्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे कॉटन है, कॉटन के डीएनए में आपने कोई और फॉरेन डीएनए का भी मिक्सचर कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक, और वो हमेशा आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। हाइब्रिड का मतलब होता है जहां पर आपने क्या होता है क्रॉसिंग्स की होती है। हाइब्रिड का मतलब क्या है? वेराइटीज, जब हाई यील्डिंग वेराइटीज आप जब यूज करते हैं तो वहाँ हाइब्रिड मतलब एक प्लांट में दो चीजों की आपको स्पेसिफिसिटीज मिल जाती हैं। म्यूटेटेड का मतलब होता है जिसमें आपने चेंजेस किए होते हैं। म्यूटेटेड का मतलब जिसके अंदर म्यूटेशंस हुई हैं, जिसके अंदर सडन चेंजेस हुए हैं। तो कौन सा बनेगा आपका कि बीटी कॉटन क्या है? म्यूटेशन बेसिकली आपके जीन्स, जेनेटिक लेवल पर हम उसको करते हैं, जेनेटिक लेवल पर। म्यूटेशन हमेशा, सडन चेंजेस हमेशा जेनेटिक लेवल पर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेटेड प्लांट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर ट्रांसजेनिक प्लांट, क्योंकि हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं? डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, और उसमें हमने प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया है ताकि हम इंसर्ट कर सके फॉरेन जीन विद इन अ प्लांट, और उसकी वजह से वो आपके क्या करेगा? इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द प्लांट। तो इसलिए वहां पर आपका ये वाला बीटी कॉटन जो है इट इज बीइंग यूज्ड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन डेवलप्ड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम, किससे लिया जाता है वो, ठीक है, तो जो बेसिलस थेरेंजेनेसिस है, फ्रॉम क्या है वो, इंसेक्ट है, वाइल्ड रिलेटिव कॉटन का है, वायरस है, या एक सॉइल का बैक्टीरिया है, ए बी सी या फिर डी, क्या है वो जो आप अपने कॉटन के अंदर यूज करते हैं फॉर इट्स इंसर्शन, आप उसके डीएनए के अंदर जो यूज कर रहे हैं पीस ऑफ डीएनए उसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तो आप उसमें क्या यूज कर रहे हैं, इंसेक्ट यूज कर रहे हैं, वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन यूज कर रहे हैं, वायरस यूज कर रहे हैं, या सॉइल बैक्टीरियम यूज कर रहे हैं, क्या यूज करते हैं हम उसके अंदर, ए बी सी या फिर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपसे क्या कहा था, बेसिलस थेरेंजेनेसिस जो है वो भी आपका सॉइल बैक्टीरियम है। तो बैक्टीरियम जो यूज किया जाता है इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है, और ये ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है क्राउन गॉल डिजीजेज इन एन क्राइजीन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो होता है ना वो आपका टीआई प्लाज्मिड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसका आंसर जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है, और बेसिलस थेरेंजेनेसिस हम यूज करते हैं बीटी के अंदर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following is not a part of vascular bundle in plants। तो पहले vascular bundle क्या होता है प्लांट्स के अंदर, it basically contains the xylem and phloem। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, xylem और phloem, ठीक है। अब इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है वास्कुलर का, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एंडोडर्मिस। अब जरा ध्यान से इन ऑप्शंस की तरफ ध्यान से देखिए। अब अगर वास्कुलर बंडल को आप कर देते हैं तो जाइलम और फ्लोएम तो आपके वैसे ही कट हो जाते हैं क्योंकि इसमें नॉट पूछा है और ये दोनों के दोनों पार्ट है। अब आ जाते हैं नीचे वाले ऑप्शंस की तरफ, दैट इज योर कैम्बियम एंड एंडोडर्मिस। तो कैम्बियम वर्ड जो होता है वो आपका यूज होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली उसमें क्या यूज होते हैं आपके वास्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर वास्कुलर कैम्बियम भी यूज होता है, और दूसरे को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और एंडोडर्मिस क्या है, एंडो का मतलब होता है इनर, डर्मिस इज द लेयर, सो इट्स एन इनर मोस्ट लेयर। तो इनर लेयर है आपकी जो आपको एपिडर्मिस के नीचे मिलती है। तो कौन सा पार्ट नहीं है वास्कुलर बंडल का, आंसर इज योर डी, दैट इज एंडोडर्मिस, क्योंकि एंडोडर्मिस क्या है, लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपकी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो ये बहुत ही सिंपल है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर जाइलम है, राइट, ट्रांसपोर्ट का मतलब है कंडक्टिंग टिश्यूज। तो ये क्वेश्चन आपको टिश्यूज से भी आ सकता है। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए यू नीड अ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है जो उन चीजों को कंडक्ट करेगा, जैसे जो ट्रेवल को, ट्रांसपोर्ट को कंडक्ट करेगा। तो जाइलम जो होता है इट इज बेसिकली फॉर वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स, गैसेस या फिर फूड। अब यहां पर आप देखोगे जाइलम का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो कंडक्टिंग टिश्यूज दो तरह से होते हैं, एक आपके वाटर के लिए और एक आपके फूड के लिए। तो वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम और फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फ्लोएम, ठीक है। तो अब जाइलम है तो जाइलम फूड के लिए तो नहीं होगा, फ्लोएम है, गैसेस के लिए भी नहीं भी हो। अब दो ऑप्शन है आपके यहाँ पर, वाटर एंड डिसॉल्व्ड गैसेस। अगर आप पढ़ेंगे इसको ऐसे तो आप आंसर भी ऐसे ही करेंगे कि इसका आंसर वाटर है, जबकि आपको पता है कि जाइलम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट दी डिसॉल्व्ड मिनरल्स। तो इस हिसाब से अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा है तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। अगर आपने इसको पढ़ा ही आधा है कि वाटर के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है तो आप इसका आंसर 1 करेंगे, जो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। हालांकि ये माना जाता है, पहले ये माना जाता था कि वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम के थ्रू, बट बाद में इस चीज को जब समझा गया तो ये बोला गया कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है, वाटर जो है वो ऑब्वियसली जाइलम के थ्रू ही होता है और डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी होता है, पर पहले वाटर का ट्रांसपोर्ट अलग है, उसके बाद डिसॉल्व्ड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, बट स्टार्टिंग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो पर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है आपका, जाइलम ही है। तो दोनों के मैकेनिज्म भी अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ।
तो किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को? देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एज इट इज हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इसे चेंज करना पड़ता है किसी और फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम उसे फिक्स करते हैं टू द अदर फॉर्म। अब ये फॉर्म या तो नाइट्राइट होती है, ठीक है, नाइट्राइट्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और हम इसे नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी यूज करते हैं। यही पढ़ते हैं ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। तो प्रोटीन्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, यूरिया, नाइट्रेट्स एंड यूरिया। तो प्लांट्स क्या यूरिया को यूज करते हैं? अगर आपको ये पता है कि प्लांट्स जो हैं वो आपके यूरिया को यूज नहीं करते हैं, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो यूरिया में इसको कभी यूज नहीं किया जाता, इसलिए ये नहीं होगा। प्रोटीन्स भी नहीं बनाता, आंसर इज योर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। और इसके लिए कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के लिए जो है वो आपके लिए बैक्टीरियम या फिर आपके बैक्टीरिया जो है वो यूज किए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया या तो आपके फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनका मतलब होता है फ्री लिविंग होना, व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, और दे वर्क्स इन सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फिर वो किसी के साथ एसोसिएशन में काम करते हैं, ऐसा होता है। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है, और इसके भी एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, कौन से फ्री लिविंग है और कौन से आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया जो है दे आर एनारोबिक इन नेचर एंड विच ऑफ द बैक्टीरियाज आर एरोबिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम कर सकते हैं और कौन आपके सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही काम करेंगे। सो दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यहां से भी आपको आपके एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट अ रूट? इसमें से कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो रूट नहीं है, जड़ नहीं है? ये क्वेश्चन आपको आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स से। तो टॉपिक भी मैं आपको साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ना लगे पता तो आप क्लास के बाद उन टॉपिक्स को जो है वो अपने आप से भी रिवाइज कर सकते हो। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स से आपसे सवाल पूछा गया है, इसमें से कौन सी वेजिटेबल जो है वो रूट नहीं है? पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप। वो देखने से पता चल जाता है आपको। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पोटैटो, ठीक है। तो ये क्या है आपका? अब ये तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटैटो क्या है आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर आपको फिर बाद में पिन करूंगी, या मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर डेफिनेटली इनके बारे में डिस्कस करूंगी, अगर मुझे इसका कमेंट दिखा। आपको कमेंट करना है, जो सेशंस हैं वो आप ही के लिए है, चीजें आप ही को यहाँ से क्लियर होंगी। होपफुली आप इसका आंसर जो है वो अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर? ठीक है, इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो फ्लावर का नहीं है? अब देखो फ्लावर क्या है प्लांट्स के अंदर? फ्लावर इज रिगार्डेड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट पे यूजुअली क्या चाहिए होता है आपको? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यही चाहिए होता है ना, ठीक है। तो मेल और फीमेल, मेल को कहा जाता है यहां पर स्टेमन और फीमेल को कहा जाता है यहां पर पिस्टिल या फिर कार्पल। पिस्टिल और वी कॉल इट एज कार्पल, है ना। अब देखो स्टेमन वर्ड क्या था? एक वर्ड के लिए यूज। अगर नेटवर्क हो आपके स्टेमन का, बहुत सारे स्टेमन हो, नंबर ऑफ हो, तब हम उसे कहते हैं एंड्रोएशियम। तो स्टेमन और एंड्रोएशियम में ये फर्क होता है। बहुत सारे पिस्टल्स हो तब, जैसे नेटवर्क हो, नंबर ऑफ अगर उसमें इंक्रीज हो जाए तब हम उसे कहते हैं गायनेशियम। तो ये भी अगर किसी को डाउट हो तो ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर बताना क्या आपका आंसर बन सकता है। तो पिस्टल फीमेल है, स्टेमन मेल है। अब बचा सेपल और पिटियोल, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पिटियोल। अब सेपल कहाँ काम करता है? सेपल जो है वो ग्रीन कलर का पार्ट होता है आपका, ग्रीन का प्रोटेक्टिव पार्ट होता है जो आपके फ्लावर का पार्ट है, ठीक है। पर ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये इसका नॉन एसेंशियल वॉल के अंदर आता है, ठीक है। नॉन एसेंशियल वॉल्स के अंदर आता है ये आपके सेपल्स। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज योर पेटल्स, जिनको आप कोरोला भी कहते हैं। तो पेटल को हम कहते हैं कोरोला, ठीक है। सेपल, पेटल, मेल, फीमेल, 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके फ्लावर के अंदर एसेंशियल है, उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है।
सो ए इज द करेक्ट आंसर। पिटियोल जो है वो बेसिकली आपके अटैचमेंट के लिए, तो कई बार वो नहीं भी होता है, ठीक है। तो पिटियोल पता है किसे कहते हैं, जैसे ये आपकी स्टेम है, दिस इज योर पिटियोल एंड दिस इज योर लीफ, तो ये हमारा लीफ है, दिस इज कॉल्ड एज योर पिटियोल। तो ये पिटियोल जो है वो हो भी सकता है और ना हो तो हम प्लांट को सिसल भी कहते हैं। तो अगर ये ना होता है तो हम उसे सिसल कहते हैं। सो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि ये होने ना होने से, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, लीव के अंदर होता है। द स्मॉल पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड एज, लोअर सरफेस पे फ्लावर के स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पोर, ओपनिंग सीलिया या फिर स्टोमेटा, ए बी सी डी। और जो लीफ पे आपके लोअर पोर्शन पे चीजें प्रेजेंट होती हैं, दे आर बेसिकली मेंट फॉर द गैशियस एक्सचेंज। लीफ है ना, तो लीफ के अंदर क्या क्या हो सकता है, लीफ के अंदर जो पहला प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज योर फोटोसिंथेसिस, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट। लीफ जो है इट इज बेसिकली मेंट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। और लीफ के अंदर क्या होता है आपका, लीफ के अंदर होती है आपकी गैशियस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी दोनों चीज यहां पर प्रेजेंट, गैशियस एक्सचेंज को कहते हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस भी होती है। अब ये लीफ जो होता है ये आपके प्लांट्स के अंदर अलग अलग होता है, डाइकॉट्स के अंदर इसकी वेनेशन अलग होती है, मोनोकॉट्स के अंदर लीफ का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। इन जनरली डाइकॉट्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो वेनेशन होती है वो रेटिक्यूलेट होती है, और मोनोकॉट्स के अंदर इट्स यूजुअली पैरेलल इन नेचर, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लीफ के अंदर करनी होती है, लीफ का पार्ट है ये। तो कहां पर होते हैं लोअर सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, सो दे आर द स्टोमेटा। और एक वाटर के लिए होते हैं पोर्स, उनको क्या कहा जाता है, वो भी स्टोमेटा की तरह होता है फॉर द वाटर के लिए, एंड वी कॉल इट एज हाइडाथोट्स। तो अगर आपको हाइडाथोट्स पे क्वेश्चन आ जाए तो वो भी पोर्स होते हैं फॉर द वाटर एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज के लिए समटाइम दे आर कॉल्ड एज द पोर्स, उनको हम, और दे आर लाइक स्टोमेटा, ये स्टोमेटा की तरह ही होते हैं जिनको हम हाइडाथोड्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड इन हाइड्रोफाइट्स। देखो फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स के पास न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड क्या है, फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, ए बी सी डी। क्या है न्यूमेटोफोर्स, किस चीज में काम आते हैं, तो देखो रूट्स सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करती है जरूरी नहीं है, कुछ रूट्स जो होती है वो स्टोरेज का काम करती हैं, कुछ रूट्स क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं, राइट, कुछ रूट्स गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, कुछ रूट्स जो होती है वो ग्रोथ में हेल्प करती है, तो अलग अलग इनके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो न्यूमेटोफोर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड किसके अंदर स्पेशल है, वो क्या है, वो फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं या सीड्स हैं। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज योर रूट्स, ऑप्शन नंबर 2। फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन अनियन, तो जो प्याज होता है आपका अनियन, उसमें जो फूड स्टोर किया जाता है प्लांट पार्ट में वो क्या है, रूट है, फ्लावर है, लीफ है या फ्रूट है, क्या है। प्याज में जो आप पत्तियां देखते हो वो क्या है, प्याज की जो वो है आपकी, जो बेसिकली एक प्याज है वो क्या है, आंसर इज लीव्स हैं, ठीक है। तो फ्लावर नहीं है, वो लीव्स हैं। तो अनियन के वो लीव्स ही होते हैं जो फोल्डेड होते हैं आपके, जिसमें आपको क्या मिलता है, खाना मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो आपसे क्वेश्चन पूछा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन परमानेंट टिश्यू है, यानी कि यहाँ पर आपके ग्राउंड टिश्यूज होते हैं वो ग्राउंड टिश्यूज इसके अंदर बेसिकली आते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, कॉलेनकाइमा, कैम्बियम या फिर जाइलम। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉपर एक टिश्यूज पे आपका चार्ट होता है। तो जैसे एपिकल मेरिस्टेम है तो नेम इज इंडिकेटिंग ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है, मेरिस्टेम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यंग एंड इमेच्योर सेल, यंग और इमेच्योर, ठीक है। तो इट कीप ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, परमानेंट नहीं है। जाइलम परमानेंट है लेकिन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो नहीं होगा। कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, और ये आपके मेरिस्टेम्स के अंदर आते, तो ये भी नहीं है, आंसर इज योर 2 दैट इज कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा आपका क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉलेनकाइमा पे। आपका ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो आपके प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सो ये फ्लेक्सिबल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ये प्लांट्स को,
एंड इन जनरल समटाइम्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू दी फोटोसिंथेसिस एज वेल। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ज़्यादा क्वेश्चन इसके फ्लेक्सिबिलिटी पे आते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी सेल्स की, जिसकी वजह से इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर कॉलेनकाइमा, राइट। स्पाइन्स इन कैक्टस आर ड्यू टू, क्या है स्पाइन्स, जो हम कैक्टस में वो कांटे देखते हैं स्पाइन्स, वो किसकी वजह से है, मॉडिफिकेशन लीव्स, स्टेम, फ्लावर या बड। तो किसकी मॉडिफिकेशंस है, अब क्योंकि वो कैक्टस है तो लॉस ऑफ वाटर, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं उसके अंदर, हम चाहते हैं उसके अंदर रिड्यूस्ड ट्रांसपीरेशन, उसके अंदर हम रिड्यूस्ड ट्रांसपीरेशन चाहते हैं, लॉस ऑफ वाटर हम उसके अंदर कम चाहते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर कम हो इसलिए वहां पर क्या हो सकता है उसका अंदर, ये आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। सो यू हैव टू कमेंट, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आई होप कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो डेफिनेटली कमेंट करेंगे। अब मैंने आपको हिंट यहाँ दे दिया है, राइट। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो मास्टर कैडर के लिए अप्लाई करना चाहता है और वो चाहते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए, तो यू कैन कनेक्ट विद अस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन एज वेल, आपकी स्क्रीन पे भी आपका नंबर दिया गया है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी नंबर ले सकते हैं, राइट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। और एग्जाम बहुत जल्दी ही मास्टर कैडर का रिलीज हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले कि नोटिफिकेशन हो उससे पहले ही आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, राइट। बाकी चीज़ें करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।